अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मरीज जान बचाने अस्पताल आए थे, मगर जान बचाने के लिए अस्पताल से भागते नजर आए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दिल के मरीज बाहर निकलकर फुटपाथ पर जा बैठे। कुछ मरीजों के लवाहिकीन उन्हें लेकर अस्पताल से भागते हुए नजर आए। यहाँ तक कि ड्रिप्स लगे मरीजों को वार्ड से निकलकर भागना पड़ा। डॉक्टरों और मरीजों के अहले खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो मरीज वहां से जान बचाने के लिए आए थे, वहां उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा और कुछ मरीजों को तो जान देकर जाना पड़ा। अस्पताल पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होकर तोड़फोड़ की गई थी। बाहर खड़ी गाड़ियों को डंडों और लातों से तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी गई। ये हमलावर पंजाब के वकील थे जो अस्पताल पर धावा बोलकर और तोड़फोड़ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। वुकला किस बात पर बरहम थे? वो अपना गुस्सा मरीजों पर क्यों निकाल रहे थे? ये मामला 23 नवंबर को शुरू हुआ जब एक वकील अपनी वालदा को लेकर पीआईसी इलाज के लिए गए और कहा कि मैं वकील हूं, मेरी वालदा को जल्दी देख लें। जिसके बाद डॉक्टरों से वकील की तकरार हो गई और ये तकरार लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मजीद वुकला भी अस्पताल पहुंच गए और इस लड़ाई झगड़े की वीडियो भी सामने आई। इस वाक़े के बाद वुकला मुसलसल एहतजाज करते रहे और सड़क ब्लॉक करते रहे। वाक़े की एफआईआर भी दर्ज कराई। वुकला के मुताबिक इस वाक़े के हवाले से पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। फिर आईजी और डीआईजी पंजाब ने दोनों फरीकैन में सुलह सफाई की कोशिश की और गुज़िश्ता रोज़ वुकला और डॉक्टरों में सुलहनामा हो भी गया और डॉक्टरों ने मुआफ़ी भी मांगी। मगर इसके बाद तनाज़े ने दोबारा जोर पकड़ा जब वुकला ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें यंग डॉक्टर्स वुकला का मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो में एक यंग डॉक्टर पीआईसी में खिताब कर रहा था। इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने वुकला को मुश्तिल किया और नौबत यहाँ तक पहुँची? आप वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा थे, वुकला के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा थे, पुलिस की मौजूदगी में मुज़ाकरात का हिस्सा थे और वो कुछ मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सेक्रेटेरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। वो आईजी ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 780 लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहता मेरा चेहरा तो बच जाएगा। आईजी कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असी हुन ते वापस जाइए। वो जहाँ जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। फिर वो शेर याद आ गया। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। इन्ना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। मेरी हर बात से चिढ़ रहे थे और कहते डॉक्टर साहब ना बोलन। और पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब तुम सीधे चुप करो। तो ये वीडियो इस सुलहनामे के बाद सामने आई या पुरानी वीडियो है, इसमें तजाद है। लेकिन डॉक्टर इरफान जो वीडियो में खिताब कर रहे थे, जो कि चेयरमैन हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे, उनका एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो वीडियो सुलहनामे से पहले की है, हमने तमाम बातें भुलाकर सुलह की थी। जिन वुकला की दिल आज़ारी हुई है, मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ। जो वीडियो है ये हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें हमने वुकला से माफ़ी मांगी, उनको टेबल पे आने की दरख्वास्त की और हमने वुकला को बताया कि हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके लिए इलाज की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप हमारे भाई हैं, आप जब भी आएंगे हम आपको उसी इज़्ज़त और एहतराम से आपको इलाज ऑफ़र करेंगे। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले की वीडियो है। इसको हमारे मामलात को आगे चलने दिया जाए। इस तरह की पिछली बातों सबको भुला के, जिस तरह हमने रंजिशें सारी भुलाई हैं,
वुकला बरादरी को भी बड़े दिल से इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये जिसने भी किया है कोई अच्छा फेल नहीं किया। और अगर इस वीडियो से अब भी मेरे किसी वकील भाई की दिल आज़ारी हुई है या उसको कोई बात बुरी लगी है तो मैं एक बार फिर मीडिया पे आके ऑन एयर उनसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हम भाई भाई बन के रहेंगे। हम दोनों कम्युनिटी का एक बहुत अहम पढ़ा लिखा तबका है और हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात जो है वो मुफाद आमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे अंदाज में रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वुकला ने कल एहतजाज की कॉल दी थी, उन्हें आज माल रोड पर एहतजाज करना था, मगर वो माल रोड से होते हुए जेल रोड पहुंच गए। पीआईसी में हमले के लिए जाते हुए उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और कहा कि डॉक्टर देखो लोगों का ये समंदर हम घुस कर मारेंगे। मैं टिकटॉक नहीं कहा, ये डॉक्टर की मौत है। ये समुंदर देखो डॉक्टर, समुंदर देखो डॉक्टर, रंग देंगे, घुस के मारेंगे, घुस के। अब्दुल्ला साहब ने अगला हाँ जी, आज होगा बाईपास, आज स्टंट मिलेंगे तुम्हें। तुझे जाने, आज तो हमें जाने का, आज तुझे पता लगेगा पत्थर कैसे रोते हैं। समंदर देख, तेरी मौत का नजारा। फिर वुकला अस्पताल पहुंचे, तोड़ फोड़ हुई, पुलिस देखती रही। फिर पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की, पानी का इस्तेमाल किया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बीच बचाव कराने पहुंचे तो वुकला ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी तरह वो बचा कर वहां से निकले तो पुलिस को कहा कि मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि पानी का इस्तेमाल किया जाए। मगर इस सारे मामले में नुकसान मरीजों का हुआ, मरीज और उनके अहले खाना रुल गए। कुछ मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके और जो अस्पताल में थे उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। जब वुकला अस्पताल में तोड़ फोड़ कर रहे थे, यानी शाहिदीन का कहना है कि उस वक्त वहाँ उन्हें जो नजर आया वो मरीज थे या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, वुकला उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते चले गए। अस्पताल के बाहर और अंदर के क्या मनाजिर थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदों अहमद फराज और अमीन हफीज़ ने इसकी कवरेज की, वो मनाजिर आप भी देखिए। ये नाज़रीन वो गेट है जहां से वुकला खिले हुए थे। यहाँ पर पुलिस एहलकार पहले से मौजूद थे, लेकिन यहाँ से ताकत के जरिए इस गेट को तोड़ा गया और वुकला अंदर आया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे बाहर से पथराव किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हाल है, तमाम शीशे, तमाम दरवाजे जो है यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं, जो अंदर पोजीशन है। ये अस्पताल का दाखिली गेट है, दाखिली दरवाजा जहाँ से मरीजों को अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट, ये आप देख सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट को जिस तरह तोड़ा गया है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है और इसको भी तोड़ दिया वुकला ने। आइए हम अंदर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये है इमरजेंसी, पीएचसी हॉस्पिटल की ये इमरजेंसी है जहां पर मरीजों को यहां से निकाल लिया गया है। यहां पर उनकी जानें बचाने के लिए उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर जो हाल है, ये तमाम हॉस्पिटल जो है इस वक्त मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा है। यहाँ पर ये इमरजेंसी का मेन रास्ता है। यहाँ पर रिसेप्शन से तमाम जो पैरामेडिक स्टाफ था वो चला गया और ये जो तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कंप्यूटर, तमाम टेलीफोन और दीगर जो आलात थे वो तोड़ दिए गए हैं। इस वक्त अस्पताल के अंदर की ये जो पोजीशन है, आप देख, पुलिस एहलकार तो अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर वकील अब कोई मौजूद नहीं है। ये वो एक वार्ड है जहाँ से मरीजों को निकाल दिया गया है। तमाम डॉक्टर जो थे वो यहाँ से चले गए हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर भी अभी भी लोग हैं जो गुर्सा हैं, वो अपने मरीजों को यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो अटैक किया गया, यहाँ पर तमाम मरीज जो थे उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। आप माँ जी कैसे, आपको भी आंसू गैस डिस्टर्ब कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ये कपड़े गीले किए हुए हैं, ये आंखों पे रखे हुए हैं। तो जब वो सारा एहतजाज हुआ उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं वार्ड में थी। तो उस वक्त आप वार्ड से फिर बाहर आए हैं? बागी है हम लोग। जी, ये आपने सुना, ये मरीजा है और उसके वाकिन उनको वार्ड से बाहर ले गए थे। और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया है। 40 वकील गिरफ्तार भी हुए हैं, मगर माजी में भी वुकला इस किस्म के वाक़यात कर चुके हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुँचती नहीं है। सितंबर 2019 में फिरोजवाला में एक वकील का लेडी कांस्टेबल फायजा से कार पार्किंग पर तनाज़ा हो गया। वकील ने लेडी कांस्टेबल पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे।
लातें मारी और बाद में लेडी कांस्टेबल की तरफ से बहुत एहतजाज सामने आया, ओहदे से इस्तीफा सामने आया। 25 अप्रैल 2019 में जड़ावाला की मकामी अदालत में मामूली तल्ख कलामी के बाद एडवोकेट इमरान मंज ने सीनियर सिविल जज को कुर्सी उठाकर दे मारी, जिससे उनका सर फट गया था। और जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने एडवोकेट इमरान मंज के खिलाफ फैसला दिया तो पंजाब बार काउंसिल और लाहौर एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। फरवरी 2019 में लाहौर में खातून एडिशनल जज के कमरे को वुकला ने ताला लगा दिया था, जिस पर वुकला के रवैये के खिलाफ जज साहिबान ने काम करने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 2017 में मुल्तान में वुकला ने अदालतों की जिला कचहरी से न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली और सहूलियात फराहम ना करने और मुतालबात तस्लीम ना करने के खिलाफ एहतजाज किया। वुकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान की अदालत, चैम्बर और दफातर पर धावा बोल दिया, डंडों, कुर्सियों और ईंटों का इस्तेमाल किया, तोड़ फोड़ की। अदालतों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अगस्त 2017 में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान रजिस्ट्री में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान मुल्तान बार के सदर एडवोकेट शेर जमा के पेश ना होने पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिस पर वुकला ने अदालत के इहाते में हंगामा आराई करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा भी उखाड़ दिया था और रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी को तलब कर लिया था। सिर्फ वुकला ही अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते नजर नहीं आए हैं। यही हाल यंग डॉक्टर्स का भी माजी में रहा है। वो भी बात बात पर मुजाहरे करते रहे हैं, एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं। इसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा है। मगर वुकला की तरफ से अपने पेशे से हटकर भी ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें वो लोगों से बदतमीजी करते नजर आते हैं, मामलात ख़राब करते नजर आते हैं। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस हैं। उन्हीं की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद वुकला का एक रिएक्शन भी सामने आया। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो वीडियो है जो आप कह रहे हैं कि पुरानी थी, उसके बाद आपकी एक और माजरत की वीडियो भी सामने आई है कि मामला ठीक किए जाएं, ये मामला तय क्या हुआ था आप लोगों का और फिर ये मामला बिगड़ा कैसे? जी शरीफ खानजादा साहब, आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यंग लॉयर्स जो हैं वो इस लड़ाई को जो उन्होंने आके स्वीपर्स और दर्जा चहारुम के लोगों से की, जिसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, वो इस लड़ाई को डॉक्टर्स और वुकला की लड़ाई बनाने के दर पे थे। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो ये काम कर सकें कि बता सकें कि हमारी जो लड़ाई है वो सैनिटरी वर्कर से या खाकरूबों से नहीं हुई, हमारी जो लड़ाई है वो डॉक्टर से हुई है, और इसकी वो बहुत कोशिश कर रहे थे। हम कामयाब हो गए। लाहौर बार एसोसिएशन की जो प्रेजेंट कैबिनेट है, जिसके प्रेसिडेंट आसिम चीमा साहब हैं, हमने उनसे बातचीत की। उनको जब फैक्ट्स पता चले कि डॉक्टर्स इस लड़ाई में मुलविस नहीं हैं, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा किया गया यंग लॉयर्स की तरफ से। वो हमारे साथ इस बात पे आ गए। कल की रात में यंग लॉयर्स फोरम के जो लोग थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे साथ हमारा जो बदला लेके देगा कैंडिडेट, हम सारे के सारे यंग लॉयर्स उसको वोट करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में वुकला के इलेक्शंस हैं। तो उनकी ये बात सुन के जो दूसरे कैंडिडेट हैं राना इंतज़ार, उनको ये महसूस हुआ कि अगर इनका ये इशू मैं टेकअप कर लूँ और यंग लॉयर्स के साथ जाके मैं हस्पताल पे यलगार करूँ या इनको ये बताऊँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो इससे शायद मेरे जो नंबर हैं, मेरा जो वोटिंग नंबर है वो शायद इन्हांस कर जाएगा। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यंग लॉयर्स को अपने साथ मिलाने के लिए आज यंग लॉयर्स को साथ ला के तो यहाँ पे आके हस्पताल पे यलगार की है। और बाद में आपने ये सारा देखा कि किस तरह से उन्होंने आके हस्पताल की कीमती अमलाक को तोड़ा, डॉक्टर्स को मारा, स्टाफ को मारा, मरीजों को मारा, मरीजों के अटेंडेंट्स को मारा। मगर आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, अगर वो पहले की भी है और आप कह रहे हैं कि आप मुलविस नहीं थे, तो आप तो खुद मारपीट का जिक्र करके उनके मार पड़ने का उस वीडियो में मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, शेर पढ़ते नजर आ रहे हैं। और ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स हैं वो भी माजी में एक माफिया के तौर पर ही सामने आए हैं। लगता है कि 2 माफियाओं की लड़ाई थी, मगर आप बतौर माफिया आज विक्टिम के तौर पर जरूर सामने आए हैं। ज़्यादती सारी की सारी वुकला की तरफ से की गई है। तो डॉक्टर कैसे इन्वॉल्व नहीं थे जब आप मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, शेर पढ़ते नजर आ रहे हैं, लोग खुश होते नजर आ रहे हैं? सर देखें, वो हमारी पर्सनल, हम जब बातचीत कर रहे थे, आपस में फ्रेंड्स बैठे थे और हमारे साथ के लोग थे, हमारी सिस्टर्स थी, हम वहाँ पे ठहरे हुए थे। वो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ना ही कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट था। और दूसरी बात ये कि उसके बाद वो सारी बातें हो चुकी थी जब हमने आपस में मिल बैठे और हमने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपके साथ हमारी दिली रंजिश कोई नहीं है, आप जब भी आएँ आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम आपके लिए सेपरेट काउंटर बना रहे हैं जहाँ से आपको दवाई मिला करेगी, ताकि आपकी लोअर स्टाफ के साथ आइंदा किसी किस्म की लड़ाई ना हो। और वो इस चीज़ पे एग्री हो गए और बहुत खुश हुए। हमने आपस में गले मिले और उन्होंने भी कहा कि हम भी जाके अपने वुकला को ये बताते हैं कि डॉक्टर हमारे भाई हैं, ये ब्लैक कोट और वाइट कोट की लड़ाई नहीं है। आज जब मामला 2 दिन पहले जब ये मामला काफ़ी बेहतर हो गए थे, उन्होंने एक पुरानी वीडियो को उठा के दोबारा से डाल दिया
और फिर राना इंतज़ार साहब आगे आ गए जो नए कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के। साहब अगर मुझे ये बताइए, और हम वकला नुमाइंदों को भी कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में लाने की। पहले उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट में एक मीटिंग में हैं इसी वाक़े के हवाले से, फिर अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो सीसीपीओ के साथ मीटिंग में हैं इसी वाक़े के हवाले से। जैसे ही वो अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। मगर ये पुरानी वीडियो की नौबत आई क्यों थी जिसमें आप ये सारी की सारी बातें करें? अगर आप साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे, फिर ये सब क्यों हो रहा था? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, अगर देखें हमारे सैनिटरी वर्कर जो दर्जा चहारुम के लोग हैं, जो खाकरोब हैं, उनको जब लड़ाई तो हो गई, एक इशू क्रिएट हो गया और उसमें भी वकला ने आके हॉस्पिटल पे यलगार की। जब उनके साथ लड़ाई हो गई और वकला की तरफ से सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि हम आपके हॉस्पिटल में आके आपको मारेंगे, तो हमारा वो गरीब तबका हमारे दर पे आगे दुहाई दे रहा था, यंग डॉक्टर्स को कह रहा था कि आप हमारे सर हैं, हमारे बॉस हैं, आपने हमें सेव करना है। देखें जी, वो आए थे हमें मारने, हमने उनको रोका, उन्होंने हमारे ऊपर 780 दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी। आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी मजलूम का साथ देना, अगर अपने सबॉर्डिनेट का साथ देना शाहज़ेब खानज़ादा साहब बदमाशी है, तो मैं सॉरी इस पे कुछ नहीं कह सकता। मगर डॉक्टर साहब, इस वीडियो में जो कि साथ साथ चल भी रही है, जब आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, उसमें तो वकला को मार पड़ती नजर आ रही है। आपका स्टाफ वकला की पिटाई लगा रहा है। सर मुझे बताएं, अस्पताल का स्टाफ जो है वो अदालत गया था? या मुझे बताएं कि एक मरीज की दवाई लेने 20 वकील क्यों आए थे? 20 वकील आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल के गार्ड का डिटेक्टर छीन रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे हैं। तो बताएं कि वहां पे ठहरा जो वर्कर है उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो वहां ठहर के मार खाए? इन्होंने तो आप इनको वकला को देखें, सड़क पे बदमाशी, ट्रैफिक वार्डन से। अच्छा, मगर मुझे ये बताएं कि अब आगे क्या है? आप लोगों का राब्ता हुआ है वकला एसोसिएशन के साथ? कोई मामला तय पाए हैं? हुकूमत के साथ कुछ मामला हुआ है ताकि जो भी आज का वाक़या हुआ उसके तो मुकदमात आगे चलें और हुकूमत कार्रवाई करे, मगर कोई ऐसा वाक़या दोबारा ना हो जाए, कोई आप लोगों की आपस की बाहर भी ना लड़ाई हो, कुछ तय पाया है? सर देखें, हमने कल इसी चीज़ पे की कि हमने तमाम रजिशें भुला के अपना दिल बड़ा करके आपको टेबल पे भी आने की दरख्वास्त की और आपसे माफ़ी भी मांग ली। ये वीडियो पहले की है। आप इस वीडियो को सामने लाके अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, अपने इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा मैं आपको बताऊं, इन्होंने हर सिटी में वकला बरादरी को बेवकूफ़ बनाया। किसी जगह पे कोई स्टोरी भेजी है, किसी जगह पे कोई स्टोरी भेजी है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद थे वकला बरादरी की तरफ से। अगर उनके कोई रहनुमा में ज्वाइन करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम स्टोरी है, बहुत अहम स्टोरी, आज डेवलपमेंट पर बात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी कोई जमानत की सूरत में आज बड़ा उनको रिलीफ मिला, उनकी जमानत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 माह की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली है। अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी की जमानत पर रिहाई के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नकात बयान किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। फैसले में कहा गया है कि आसिफ जरदारी सजा याफ्ता नहीं, इसलिए जुर्म साबित होने तक बेगुनाह तसव्वुर होंगे। आसिफ जरदारी की खराबी सेहत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड की राय वाज़ेह है और मेडिकल बोर्ड की राय की रोशनी में तिब्बी बुनियादों पर जमानत से इनकार बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। मौजूदा हालात और हक़ाइक़ की रोशनी में जमानत से इनकार पटिशनर को सजा देने के मुतरादिफ होगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी कार्रवाई के बाइस पटिशनर को आइन के तहत हासिल हुकूक मुअत्तिल नहीं। फैसले में कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत के सवाल पर अदालत को जवाब दिया कि जमानत देने के उसूल पहले से तयशुदा हैं। कैद के दौरान इलाज के अखराजात सरकारी खजाने से होने के बाइस जमानत अवामी मुफाद में है और जमानत के बाद मुलजिम को अपने खर्चे पर मर्जी का इलाज कराने की इजाज़त होगी। आसिफ जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पाक लेन रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को उनके तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था, जिसमें साबिक सदर के ज़ाती मौलिज को भी शामिल करने की हिदायत की थी। और आज अदालत ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली, जबकि फरियाद तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर जवाब दाखिल कराने के लिए नैब को 17 दिसंबर तक मोहलत दी गई। आज नैब की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस नहीं की गई आसिफ जरदारी साहब की जमानत के हवाले से। आसिफ जरदारी की जमानत पर रिहाई के फैसले पर बिलावल भुट्टो का कहना है कि आसिफ जरदारी अब बाहर आ रहे हैं, उनका इलाज होगा और वो खिलाड़ी का शिकार करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि इमरान खान की हुकूमत का ये आखिरी साल है। वो खुश ज़रूर हैं, दावे कर रहे हैं, मगर अहम बात यह भी है कि अदालत ने आसिफ जरदारी को जमानत पर रिहा किया है, वो बरी नहीं हुए। उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंसेस दायर किए हुए हैं।
जिनकी तहकीकात खुद नैब कर रही है। और अहम बात यह है कि आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा अहम हो सकती है। FIA से 2 माह पहले नैब में ट्रांसफ़र होने वाले डायरेक्टर जनरल नजफ मिर्ज़ा को DG नैब कराची तैनात कर दिया गया है। ये वही नजफ मिर्ज़ा हैं जिन पर पीपल्स पार्टी एतराज़ उठाती रही है। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि 1999 में आसिफ जरदारी की कराची जेल में कैद के दौरान नजफ मिर्ज़ा ने बतौर जेल के सुप्रिंटेंडेंट उन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था और मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी की ज़बान काटने के वाक़े में उनका भी किरदार था। अहम बात यह है कि FIA ने जब जाली अकाउंट्स केस की छानबीन का आगाज़ किया तो नजफ मिर्ज़ा वो पहले अफसर थे जिन्होंने नवंबर 2015 में जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात की, मगर फिर उन्हें पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर तहकीकात से अलग किया गया। और अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाली अकाउंट्स केस आया तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर नजफ मिर्ज़ा को JIT में शामिल नहीं किया गया, मगर 2 माह पहले उनका FIA से नैब इस्लामाबाद तबादला किया गया और आज उन्हें DG नैब कराची बना दिया गया है। जाहिद गिशकोरी से मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या चैलेंजेस हैं जिसका नैब को सामना है? क्या ये केस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या ज़रा सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है? जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो 5 ऐसे अहम किरदार हैं, मुल्ज़मान हैं जो मुल्क से बाहर हैं। उसमें इकबाल मेमन हैं, यूनिस कोतवावी और मुश्ताक महर जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था पिछले हफ्ते। ये वो 3 लोग हैं जो नैब चाहता है कि वो वापस आएँ क्योंकि उनका किरदार बहुत अहम है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि 12 जो हैं वो पहले ही प्ली बारगेन कर चुके हैं। नैब ज़रा का ये बताना है कि 13 अरब रुपए की रकम जो है वापस कौमी ख़जाने में आने वाले चंद हफ्तों तक वापस आ जाएगी प्ली बार्गेनिंग के सिलसिले में। कुछ ज़रा का ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन गुज़श्ता 10 महीने में इतनी स्लो क्यों है, जबकि पनामा केस में ये बड़ी तेज़ी से आगे गई थी। शाहजेब, इसमें कुछ वजूहात हैं जो मैंने कुछ ऑफिशियल से बात की है। उसमें ख़ास बात यह है कि नैब ने जो सीखा है पनामा के केसेस फाइल करने में, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बहुत झोल थे। केसेस जो थे वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जब ऊपर की कोर्ट्स में गए तो उसमें बड़े सवालात उठाए गए थे और नैब की ग्रिप वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आती थी। तो यही एक वजह है कि नैब के 24 ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस फेक अकाउंट्स में, वो उनमें से कुछ से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो बतदरीज वो आहिस्ता आहिस्ता इस केस में जाना चाहते हैं क्योंकि अब तक उन्होंने 8 रेफरेंसेस फाइल कर दिए हैं। तो उसमें जो तमाम तर तहकीकात थी, मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व थे क्योंकि जो JIT ने सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना और सिंध हुकूमत के हवाले से कोऑपरेशन ना करना, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये केस स्लो जा रहा है। लेकिन उनका ये मानना है, ये उनका क्लेम है इन्वेस्टिगेटर्स का कि शायद ये केस जो है वो फरवरी 2020 तक अपने उस स्टेज तक पहुँचे जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस हो। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी बता रहे हैं कि नैब पर एतमाद है कि ये केस आगे बढ़ेगा और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस बन सकता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम इशू में बात करेंगे इसके लिए। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी खामियों की खुद निशानदही करते, खामियां सामने आती तो उनका इजाला करते और किसी और को उन खामियों की निशानदही और उनकी बुनियाद पर तनकीद का मौका ना मिलता, मगर उलट हो रहा है। हम अपनी खामियों को छुपाते हैं। जो इन खामियों को सामने लाने की कोशिश करता है उसे मुल्क दुश्मन समझते हैं। कोई बाहर से खामियां उठाए तो उसे मुल्क के खिलाफ साजिश कह देते हैं, मगर खुद खामियों का ना इदराक करते हैं ना इजाला करते हैं। बाहर वाले हमारी ही खामियों की निशानदही भी करते हैं और फिर एक्शन लेकर हमें शर्मिंदा भी करते हैं और हम इन सब में अपने खिलाफ साजिश तलाश करते रहते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं, उन पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे रावनवार की, जिन पर 2 साल पहले नकीबुल्लाह महसूद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा। खुद पुलिस की अपनी रिपोर्ट ने रावनवार को 444 जाली पुलिस मुकाबलों का जिम्मेदार करार दिया, मगर 2 साल हो गए, हुआ क्या? हमने कुछ नहीं किया, मगर दुनिया खामोश नहीं रही। अमरीका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर साबिक SSP मली रावनवार पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रावनवार मुताबिक जाली पुलिस इनकाउंटर्स के जिम्मेदार हैं, जिनमें पुलिस के हाथों कई अफराद हलाक हुए। बयान में कहा गया है कि रावनवार 190 से जायद पुलिस इनकाउंटर्स में मुलविस रहे, जिनमें 400 से जायद अमवात हुई। इनमें नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल भी शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रावनवार ने पुलिस और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले ठगों के नेटवर्क की मदद की, जो मुबैना तौर पर भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे, मंशियात की फरोख्त और कत्ल में मुलविस थे। बयान में कहा गया है कि रावनवार पर बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में 18 अफराद पर
अमरीकी पाबंदियां आयद की गई हैं दुनिया भर से। पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद की अमरीका में जायदादें मुंजमद हो जाएंगी, जबकि अमरीकी शहरियों पर इन अफराद के साथ लेन देन पर भी पाबंदी होगी। अमरीका ने पाबंदी लगा दी, और अगर ये सारे इल्जामात गलत हैं तो हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं कहती कि अमरीका ने पाकिस्तान के एक साबिक पुलिस अफसर पर गलत इल्जामात लगाए हैं? क्यों इसका दिफा नहीं किया जा रहा? क्यों अमरीका को हमें सारी दुनिया में शर्मिंदा करने का मौका दिया जा रहा है? और अगर ये सारी बातें सच हैं तो हमने क्या किया? नकीबुल्लाह के कत्ल को 2 साल होने वाले हैं। 3 जनवरी 2018 को पुलिस ने नकीबुल्लाह को 2 दोस्तों के साथ अगवा किया। फिर 6 जनवरी को नकीबुल्लाह के दोनों साथियों को छोड़ दिया, मगर नकीबुल्लाह को नहीं छोड़ा। उसके बाद 13 जनवरी को अचानक ये खबर आई कि मलीर में होने वाले पुलिस मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। बाद में पता चला कि जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया गया। पुलिस इंक्वायरी में नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था, और फिर जनवरी 2019 में अदालत ने भी नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दिया, मगर राव अनवार के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। 19 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह के कत्ल का नोटिस लिया। राव अनवार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गिरफ्तारी दी, मगर जेल नहीं गए। उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया। अदालत में पेश हुए तो हाथ में हथकड़ी दिखाई नहीं दी। फिर 10 जुलाई 2018 को अदालत ने राव अनवार को जमानत पर रिहा कर दिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस मार्च 2018 से इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत में जेरे समात है। राव अनवार समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर रिहा हैं। अब तक 40 से जायद समातें हो चुकी हैं। 80 गवाहों में से सिर्फ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। 25 मार्च 2019 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, मगर अब तक जुर्म साबित नहीं हो सका है। इंसाफ के लिए नकीबुल्लाह के वालिद को कभी एक अदालत और कभी दूसरी अदालत जाना पड़ा। वो कैंसर के साथ साथ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई भी लड़ते रहे। आखिरी वक्त तक इंसाफ की अपीलें करते रहे, मगर इंसाफ नहीं मिला। हम तो नंबरों में उलझ गए कि राव अनवार ने कितने लोग मारे, मगर एक कत्ल पर किस तरह पूरे ख़ानदान की जिंदगी मुतासिर होती है, इसकी अक्कासी एक तस्वीर करती है। कैसे एक कत्ल ने 3 नस्लों को तबाह कर दिया। नकीबुल्लाह मारा गया, उसके वालिद अपने बेटे के लिए इंसाफ की जंग लड़ते लड़ते मर गए, और नकीबुल्लाह का बेटा यतीमी की जिंदगी गुजारेगा 3 नस्लें। ये तस्वीर नकीबुल्लाह महसूद के वालिद के जनाजे की है, जिसमें नकीबुल्लाह का बेटा अपने दादा को देख रहा है। हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि पता चल सके कि कत्ल तो हो जाता है, मगर बाद में इंसानी जिंदगियों पर क्या असर डालता है, इसकी अक्कासी ये तस्वीर करती है। और राव अनवार पर ऐसे सैकड़ों खानदानों को तबाह करने का इल्ज़ाम है। कुछ दिनों के बाद नकीबुल्लाह के कत्ल को 2 साल हो जाएंगे। हमने तो इंसाफ नहीं किया, पाकिस्तान ने इंसाफ नहीं किया, मगर अमेरिका ने ज़रूर राव अनवार पर पाबंदी लगा दी है। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें हम कुछ नहीं करते, साजिशें तलाश करते हैं, दुनिया एक्शन लेकर हमारे खिलाफ चार्जशीट बना देती है। एक और मशहूर केस है खरानी एंड कालिया केस, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने ज़रूर एक्शन लिया। खरानी एंड कालिया केस के अहम किरदार अल्ताफ़ खनानी को अमरीकी हुकाम ने सितंबर 2015 में गिरफ्तार किया, तहकीकात की, इल्ज़ाम साबित किया। फिर अप्रैल 2017 में अमरीकी अदालत ने अल्ताफ़ खनानी को 68 माह की सज़ा दे दी और $2.5 लाख जुर्माना भी कर दिया। 19 माह में पूरा अमल मुकम्मल कर लिया। मगर पाकिस्तान में क्या हुआ? ये केस 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, सामने आया। खरानी एंड कालिया मनी एक्सचेंज कंपनी से हुंडी हवाला के जरिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजने का इंकिशाफ हुआ, जिस पर FIA ने मई 2008 को खरानी एंड कालिया के हनीफ कालिया, जावेद खनानी, मुनाफ कालिया और आतिफ पुलानी को अरबों रुपए मालियत की करेंसी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। उनके साथ 4 बैंकर्स को भी गिरफ्तार किया और कराची की बैंकिंग कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, लेकिन अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर मार्च 2011 में रिहा कर दिया। फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उस वक्त के DG FIA वसीम अहमद का यह बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस केस में भारी रिश्वत वसूल करके मुल्जिमान के खिलाफ काफ़ी सबूत होने के बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नोटिस लेते हुए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस केस की मेरिट पर तहकीकात करने की हिदायत की। इस दौरान FIA ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन मुल्जिमान ने हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। फिर रवां साल अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अहम बात यह है कि 2017 में जब अल्ताफ़ खनानी को अमेरिका में सज़ा हुई तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इसका नोटिस लेते हुए एक बार फिर मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। चौधरी निसार के हुक्म पर FIA की खुसूसी तहकीकाती टीम ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल करके 1 दर्जन से ज़ायद सिफारिशात वज़ारत दाखिला को भेजी। कमेटी की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 के दौरान तकरीबन 72 करोड़ 64 लाख इमाराती दिरहम पाकिस्तान से दुबई भेजे गए। कमेटी ने DG FIA के जरिए
उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार से दरख्वास्त की कि वह दफ्तर खारजा के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका की हुकूमतों से मतलूबा रिकॉर्ड मंगवाए, साथ ही अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI से रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अहम बात यह है कि इस मामले में अमरीका ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड की फरहमी पर आमादगी भी जाहिर कर दी, लेकिन पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ सका और फिर 8 साल बाद इस केस में नामजद तमाम 8 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में तो मुल्जिमान रिहा हो गए मगर अमरीका में सजा हुई। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का संगीन इल्ज़ाम था मगर मामला उलझा ही रहा और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों हैं। इसी तरह का एक और मामला एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल का भी है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बना। अमरीकी हुक्काम ने दिसंबर 2016 में एग्जैक्ट केस की अहम मुल्जिम उमैर हामिद को गिरफ्तार किया। उमैर हामिद ने अपने गुनाह कबूल किए और फिर 28 अगस्त 2017 में अमरीकी अदालत ने मुल्जिम को 21 माह की सजा सुना दी। 8 माह में अमरीकी हुक्काम ने तहकीकात की, अदालती कार्रवाई हुई और सजा हो गई। मगर हमारे यहाँ क्या हुआ? मई 2015 में एग्जैक्ट पर जाली डिग्री बनाने का इल्ज़ाम लगा कि उसने 197 ममालिक के तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियाँ फ़रोख्त करके अरबों रुपए कमाए। एग्जैक्ट कंपनी के CEO शुएब शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने कार्रवाई भी की, उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन वो फिर जमानत पर रिहा हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मातहत अदालतों से मुल्जिमान के खिलाफ केसेस का कोई फैसला नहीं आ सका है। जिस जज ने एग्जैक्ट के CEO को बरी किया उसके हवाले से बाद में पता चला कि उसने 50 लाख रुपए रिश्वत ली थी और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, मगर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में सब कुछ सामने होने के बावजूद सिर्फ दावे ही होते रहे। लाखों की तादाद में जाली डिग्रियां भी बरामद हुई, कई गवाह भी सामने आए, खुद उन अफराद ने एग्जैक्ट के जराइम का एतराफ़ भी किया, मगर सज़ा किसी को नहीं हुई। अमरीका में 8 माह में एग्जैक्ट के मुलाजिम को सज़ा हो गई, पाकिस्तान में कई साल बाद भी मामला दबा हुआ है और सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, साजिश करती है। इसी तरह स्पॉट फिक्सिंग का केस भी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के दौरान 28 अगस्त 2010 को बरतानवी अखबार ने इंकिशाफ किया कि 3 पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, जिनमें कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ साथ उनके एजेंट मजहर मजीद स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। बाद में फरवरी 2011 में ICC के ट्रिब्यूनल ने जुर्म साबित होने पर तीनों खिलाड़ियों पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। इन खिलाड़ियों को बरतानवी अदालत ने भी सजा सुनाई। जब ये स्कैंडल सामने आया तो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजी शमसुल हसन ने उसे पाकिस्तानी टीम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। क्रिकेट बोर्ड भी खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया, इसे पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ साजिश करार दिया गया। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को इसलिए मुअत्तल नहीं कर रहे क्योंकि दुनिया समझेगी कि हमने इन इल्ज़ामात को दुरुस्त मान लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ अनासिर इसे पाकिस्तानी टीम के खिलाफ साजिश करार देने लगे। सलमान बट इंटरव्यूज़ में इसे झूठ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार देते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ख्याल में उन्होंने केस हमारा सुना ज़रूर है, लेकिन ऐसे लगता था कि पहले से फैसला उन्होंने किया हुआ है और बगैर किसी एविडेंस के ऐसा फैसला जिसकी बुनियाद किसी सबूत पे नहीं की गई। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है और पाकिस्तानी होने की सज़ा मिल रही है। जब इस हवाले से जियो न्यूज़ ने उनसे बात की तो उन्होंने यही बात दोहराई। साथ ही उन्होंने जियो न्यूज़ को इंग्लिश मीडिया करार दे दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश मीडिया के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। अग्रेसिव हो गए सलमान बट और वही साजिश वाली बातें करने लगे। सबूत आए कि उसी वक्त नो बॉल हुई जिसके बारे में जिस तरह अखबार ने कहा और वो वीडियो के मुतालिक जो सबूत थे, फिर वो जैकेट पहनने वाला सिलसिला, तो शक तो पैदा होता ना सलमान। भाई आप सारी बातें मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे एक सिंपल सा जवाब आप मुझे दे दें कि इस पूरी वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? जो वीडियो में उसने जो कुछ कहा, जो बयान दिया, उसने कहा कि इस बॉल पर ये होगा, इस बॉल पर ये होगा, ये तमाम बातें किस तरह से फिर झूठ साबित हो सकती हैं? इस पे कौन किस तरह से यकीन करेगा? भाई मैं आपको यहाँ पे यकीन दिलाने तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप मुझे ये लोग बता दें कि कहीं पे उसने ये कहा कि मैंने सलमान को कह दिया, सलमान जाके ये करवा देगा। अच्छा, आप फिर ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है, ये वीडियो या जो भी सबूत उन्होंने दिए ये सब बेबुनियाद है? ऑफ कोर्स, क्यों हम लोग डिनाई कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, वी आर मैड? अच्छा, ये बताएगा कि चलें अब PCB जो है वो आप लोगों की कोई खास हेल्प नहीं कर रहा है, अब किस तरह से आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश मीडिया से बात कर रहा हूँ। Enough has been commented on and unless something has been proven। क्या समझ में आता है आखिर साजिश के पीछे कौन हो सकता है? I mean, वेरियस कुछ भी हो सकता है यार। पाकिस्तान के खिलाफ आजकल इतना कुछ हो रहा है, आप किसी एक की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इट हैज़ टू बी डन, द गवर्नमेंट हैज़ टू गेट इन्वॉल्व, द फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो आप क्यों नहीं लाते बाहर? वही बात, अपने दिफा में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दो, जो सवाल उठाए उसके सवाल पे सवाल उठा दो, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ICC का रद्दअमल भी आया। उन्होंने साजिशी थ्योरीज़ के बयान को मुस्तरद कर दिया। बाद में जून 2013 में सलमान बट ने खुद
स्पॉट फिक्सिंग का एतराफ़ कर लिया, कौम से माफ़ी भी मांगी। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर ने कौम से माफ़ी मांगी, अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मगर अहम बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, मगर शाहिद आफरीदी, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि इन तीनों खिलाड़ियों के मामलात मशकूक हैं और उन्होंने टीम के कोच वकार यूनुस को और इंतजामिया को खबरदार किया। जब आप श्रीलंका के टूर पे थे और ये मजहर मजीद भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर आया, उसका मोबाइल गिर गया, वो मोबाइल रिपेयर के लिए लंदन में गया और इंग्लैंड में गया, उसके बेटे ने गिरा दिया था, वो सारी की सारी एपिसोड ज़रा बताएं अवाम को। ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि मैसेजेस, मोबाइल गिरा पानी में, रिपेयर करने के लिए लंदन में जिस जगह पे दिया, मेरे दोस्त और मेरे दोस्त के दोस्त हैं वो, उन्होंने जब ऑन किया उस मोबाइल के, उसके अंदर मैसेजेस थे वर्ल्ड कप की, जब T20 खेलने गए हुए थे, तो वो सारे मैसेजेस मुझे मिले। तो मैं अब यकीन भी नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यार ये भाइयों की तरह है मेरे, ये सारे किन कामों में लग गए, कैसे लग गए, अच्छी खासी इनको मैच फीस मिलती है, फिर किन चक्रों में। तो मैं, रज़ाक मेरे साथ होता था और रज़ाक देखता था मैं कि 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था चीज़ों का, मैं क्या करूं इन मैसेजेस का। मैंने उस वक्त कोच थे हमारे विकी भाई वकार यूनुस, उनको मैंने शेयर किया एंड देन फिर मैंने मैनेजमेंट को बताया। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो जवाब तो मेरे लिए बड़ा हैरत के था यार कि बेटा इनका हम क्या कर सकते हैं। तो एज अ कैप्टन मेरे लिए बड़ी हैरत थी कि हम वर्ल्ड कप में हमने ये हरकतें की, हम क्यों हारे, वजूहत पता नहीं चल रही सही तरीके से, सिर्फ जो 5-6 मैसेजेस थे वो मुझे मिले। तो खैर फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, इन बच्चों को रोकें, इन लड़कों के पास ना मिलने दें, इनसे ना मिलने दें, ये लड़के हमारे फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा देखते हैं। फिर खैर हम इंग्लैंड के, वहीं से श्रीलंका से हमारा टूर था इंग्लैंड का, तो वहाँ बैठे, मैनेजमेंट ने मीटिंग कॉल की कि इस तरह ये लड़के घूम रहे हैं टीम के इर्द गिर्द, इनसे कोशिश करें कि दूर रहें। लेकिन वो लड़कों पे असर नहीं हुआ और वो लड़के ड्रेसिंग रूम में भी आते रहे, बाहर भी खड़े होते रहे, हमारे लड़के मिलते भी गए, मुझसे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन खैर उनको पता था मेरा तरीका, मैं नहीं मिलता था उनसे। उससे पहले 2 T20 मैचेस हुए हमारे, ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए। तीसरा मैच हमारा टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के अंदर। वहाँ पे जो सिचुएशन थी, वो लड़के आए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, होटल के बाहर मिल रहे हैं, मैच की सिचुएशन भी ख़राब थी हमारी, हार भी गए। बस वही मैंने फैसला किया कि अब नहीं मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, वहाँ से फिर रिटायरमेंट। वो 3 मैसेजेस जो मजहर मजीद के मोबाइल से और मोबाइल रिपेयर करने वाले ने लीक किए, वो क्या थे, किन लोगों से थे, क्या कम्युनिकेशन थी? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी थी। पहले आपने वकार यूनुस को बताया, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने कहा कि मामला देखते हैं आगे बढ़े ना बढ़े, मगर उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। फिर यावर सईद को आपने बताया तो उन्होंने ना आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगी बल्कि कहा कि बेटा हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। वो उनको मैंने कॉपी दे दी थी मैसेजेस की, उन्होंने मुझसे मांगी थी, मैंने कहा जी ये मुझे आए थे, ये मेरी एक अमानत है, ये आप रख लें अपने पास। तो उनको मैंने खैर दे दी थी। उसके अंदर कुछ इसी तरह की मैसेज थे, तो बात भी बहुत पुरानी हो गई कि एक बॉल रोकोगे इस ओवर में, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस ओवर में आउट होने की कोशिश कर, इस तरह के कुछ मैसेजेस थे जो मुझे याद आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो मैंने मैनेजमेंट के हवाले कर दिया था। और आपको मगर डाउट अपनी जगह पर रहा और मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया, इसको साजिश करार दिया। फिर बरतानिया में एक्शन हुआ, बाद में हमारे खिलाड़ियों ने एतराफ़ भी कर लिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो गई और ये तनकीद भी सामने आई कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए था। ऐसा ही हमने कलदम तंजीमों के मामले में किया, उन्हें असासा समझा, उनके खिलाफ एक्शन लेने से कतराते रहे, मगर दुनिया उनके खिलाफ एक्शन लेती रही, पाबंदियाँ लगाती रही और हम पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाती रही और हम इस सब को साजिश कहते रहे और फिर दुनिया ने हमें मजबूर किया। ये हमारा मिजाज बन गया है, हम खामियों को छुपाते हैं मगर जब दूसरे सामने लाते हैं तो हम साजिश समझते हैं, उसे झुटलाते रहते हैं, मगर जब ये बातें सच साबित होती हैं बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा तो ये हाल है कि मुल्क के अंदर से भी कोई हमारी खामियां हमें बताए तो खामियों का इजाला करने के बजाय इल्ज़ाम लगा देते हैं। शर्मीन उबैद चुनाए ने मुल्क में तेज़ाब गर्दी का मसला उठाया तो हमने तेज़ाब से झुलसने वाली ख़वातीन का चेहरा बचाने के बजाय शर्मीन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाती हैं, उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम की बात की तो उन्हें भी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, आज तक करना पड़ता है। ये हमारा कौमी रवैया बन गया है जिससे हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह।